अस्सलामुअलैकुम बेटा, आज हम मौजूद हैं अपने सेकेंड ईयर के सेशन में। चैप्टर नंबर 10 पर बात चल रही है एंड वी हैव अ टॉपिक विच इज़ अमाइनो एसिड्स। अच्छा देखो, अमाइनो एसिड्स पे जाने से पहले मैं ज़रा थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताता चलूँ कि व्हाट इज़ द बैकग्राउंड, व्हाट इज़ द बैक स्टोरी, क्या कहानी है कि अमाइनो एसिड्स की इतनी अहमियत है। देखो, हम जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो एक बैलेंस डाइट है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ लिया। नाउ वी आर अहेड टुवर्ड्स द प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स पे जाने से पहले हम अमाइनो एसिड्स के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, प्रोटीन बेसिकली क्या है? प्रोटीन एक कंडेंस्ड सिस्टम है, कंडेंस जो है वो कंपाउंड है जो बना होता है अमाइनो एसिड से। प्रोटीन किससे बना होता है बेटा? प्रोटीन बना होता है अमाइनो एसिड से। देखिए, आजकल हम देखते हैं ना कि यार हर दूसरे शख्स को मास गेनिंग की फिक्र है, लोगों को अपनी बॉडी को बिल्डअप करने की ज़रूरत है, लोग कर रहे हैं, इस तरह से मामलात हैं। तो उस सिचुएशन के अंदर लोग क्या चीज़ रिक्वायर होती है? उनको चाहिए होता है मेजरली प्रोटीन। प्रोटीन के पीछे काम किया जा रहा होता है सबसे ज़्यादा कि प्रोटीन आपको मिलेगा तो आप उसे एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, प्रोटीन हमारी बॉडी में क्या जनरेट करेगा? आपकी बॉडी में प्रोटीन किस किस जगह, कौन से बॉडी के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उसके अंदर प्रोटीन मौजूद है? तो मैं बताऊं, वहाँ आपके स्किन के अंदर, आपके हेयर्स में, आपके नेल्स में, आपके टिश्यूज़ में, आपके मसल्स में, इन तमाम की बिल्डिंग के अंदर, इन तमाम को बनाने के लिए प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है। एंड व्हाट इज़ द प्रोटीन मेड अप ऑफ? प्रोटीन किससे बना हुआ है? तो प्रोटीन बना हुआ है अमाइनो एसिड्स के यूनिट्स के कंबाइनिंग स्ट्रक्चर से। अमाइनो एसिड्स कंबाइन होते जाते हैं और फिर उससे तैयार होता है प्रोटीन। तो प्रोटीन को समझने के लिए पहले उसके कोर में जो चीज़ मौजूद है वो आपको समझनी पड़ेगी, अमाइनो एसिड्स। देखो, अमाइनो एसिड्स की बात करते हैं। सो व्हेन वी आर टॉकिंग द अमाइनो एसिड्स, सो फर्स्ट वी कंसीडर द वर्ड्स अमाइनो एंड द एसिड्स. It named as an acid, so it doesn't mean like that the sulfuric acid or the hydrochloric acid or the nitric acid. It doesn't mean like that acid. It's an organic compound. So we have to confirm that thing, that this acid means the carboxylic acid. We know the carboxylic acid, a group which have the COOH structure in it, is known as the carboxylic acid. And we have a thing which is amine. Amine, what does it mean? Amine means the NH2. Amine and the carboxylic acids, it's a combined structure of both of the things, so it is named as the amino acid. The word amino relates to the amine and acid belongs to the word carboxylic acid, to the group carboxylic acid. And how it will be it will generated, so it's a backward process basically. The proteins towards the amino acid, it actually on a right way towards the amino acid to the proteins in our body. We have proteins here. When we hydrolyze these proteins, we'll get the peptides. The peptide is a material which is a combined state of the amino acids, and when we hydrolyze the peptides, we'll get the amino acid. And you are seeing that the alpha sign on the amino acid. What does this alpha sign means? This alpha sign means that it's alpha amino acid. We will surely continue about the thing in this lecture about the alpha, beta, gamma, delta and so on. So this is the alpha amino acids. So let's consider this thing in a very gentle way. कहा जा रहा है डेफिनेशन में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग अमाइन ग्रुप, एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर मौजूद हो अमाइन ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप मौजूद है, यानी कि दो ग्रुप्स की निशानदेही की जा रही है मेजरली. We have two main groups. We have the amine group and we have the carboxylic acid group. An organic compound which contains these two groups in it as a functional group is known as the amino acid. एक भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, नॉर्मल सी बात है, एक हम जानते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, उसी का एक पार्ट पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री ऑफ लाइफ. बायोकेमिस्ट्री है बेसिकली, तो ह्यूमन बीइंग के अंदर मौजूद केमिकल्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद केमिकल्स की बात की जा रही है. उसके अंदर एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें अमाइन ग्रुप भी लगा होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप भी लगा होगा एज अ फंक्शनल ग्रुप. सो दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड विल बी नेम्ड एज द अमाइनो एसिड. वी हैव अ जनरल फॉर्मूला हियर which is RCHNH2 and COOH. Now you are seeing this, that we have an amine group here and we have the carboxylic acid. We have the carboxylic acid group here. And what does this R means? R means, R के दो माने निकलते हैं बेटा. एक यहाँ पे कोई भी अल्काइल आकर अटैच हो जाएगा या यहाँ पर सिंपली हाइड्रोजन हो सकता है. हाइड्रोजन की तो सिर्फ एक सिंपल पॉसिबिलिटी एक ही है कि एक ही बार हाइड्रोजन आ गया तो बस दैट्स ऑल, कहानी खत्म.
अल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट अटैच हो सकते हैं इसके पास ना, तो ये आपके पास कहलाएगा अमाइनो एसिड का एक जनरल फॉर्मूला। इस चीज को आप इस अंदाज में भी लिख सकते हैं, बात समझ में मेरी, आपने इस अंदाज से लिख लिया, इस अंदाज से, दे बोथ आर द सेम थिंग्स। अच्छा एक बात कोड की जा रही है आगे जो हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं उससे रिलेटेड एक बात कोड कर दी गई कि ड्यू टू द पोजीशन ऑफ अमाइन ग्रुप वी नेम देम एज अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंड सो ऑन। हमारे पास काउंटिंग चलती जाती है आगे। हम देखते हैं कि जो पोजीशन ऑफ अमाइन ग्रुप होती है उसके हिसाब से हम इन्हें आगे क्लासिफाई करते हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंड सो ऑन ग्रुप्स के अंदर। तो इसी के आगे से कंटिन्यू कर रहे हैं। होप्स आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। इसे एक लम्हे के लिए पॉज करके वीडियो को कॉपी डाउन कीजिएगा, आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं। अब हम अपने पास आगे, हमारे पास कुछ क्लासिफिकेशन कह लीजिए या टाइप्स कह लीजिए, अमाइनो एसिड्स की कुछ टाइप्स हैं हमारे पास। हमने देखा कि अमाइनो ग्रुप लगा होना चाहिए और कार्बो ऑक्सैलिक एसिड का ग्रुप लगा होना चाहिए, तो अमाइनो एसिड कहलाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ अमीनो ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अमीनो ग्रुप की पोजीशन के हिसाब से वेरी करेगा इसका नाम। कह रहे हैं सबसे पहले अल्फा अमीनो एसिड्स। हम लाजमी बात है अल्फा बीटा गामा को जानते हैं और हम अल्फा बीटा कार्बन्स को भी जानते हैं, हमने अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इनका जिक्र पढ़ा है, उसी से रिलेटेबल है। कहा जा रहा है दोज अमीनो एसिड्स हैविंग अमीनो ग्रुप ऑन अल्फा पोजीशन, ऑन अल्फा पोजीशन आर कॉल्ड द अल्फा अमीनो एसिड्स। तो मैं बता दूं आपको कि फंक्शनल ग्रुप के बाद जो पहली पोजीशन है, मतलब लेट्स कंसीडर अ थिंग that this is the functional group which we are considering as the carboxylic acid group. This is the first carbon after the, which is very adjacent to the functional group, which is very adjacent to the functional group. So this is the alpha carbon. तो अगर अल्फा कार्बन के ऊपर अमीनो ग्रुप अटैच होगा तो इट विल बी कॉल्ड एज द अल्फा अमीनो एसिड। नाउ कंसीडर द नेक्स्ट थिंग, कहा जा रहा है दोज अमीनो एसिड्स हैविंग अमीनो ग्रुप ऑन बीटा पोजीशन। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, दिस मस्ट बी द अल्फा, नाउ दिस मस्ट बी द बीटा। और अगर आपका अमीनो ग्रुप बीटा कार्बन के साथ अटैच है तो वो कहलाएगा बीटा अमीनो एसिड्स। बात समझ रहे हैं? ये एग्जांपल मैं थोड़ा सा अल्फा अमीनो एसिड्स के अंदर आपको बताता चलूं कि अल्फा अमीनो एसिड्स के अंदर हमारे पास ये जो हमने लिखा है, दिस इज द मोस्ट कॉमन अल्फा अमीनो एसिड्स वी हैव। इसका नाम है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन जो 26 कॉमन अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं जो आपके पास नेचुरली 20 मेजरली पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आते हैं आपकी डेली बेसिस के, आपकी बॉडी के अंदर भी इनटेक में होते हैं। तो उन 20 में से सबसे ज़्यादा कॉमन आपके पास ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन का फॉर्मूला आपके पास इस वक्त लिखा हुआ है। अल्फा अमीनो एसिड्स में सबसे ज़्यादा कॉमन ग्लाइसिन है, जिसके बारे में हम बात करते हैं हमेशा, तो वो ग्लाइसिन यहाँ लिखा हुआ है। खैर आगे चलते हैं। अल्फा के बाद हमने बीटा को देख लिया, बीटा के बाद गामा अमीनो एसिड्स को देख रहे हैं। दोज अमीनो एसिड्स हैविंग द अमीनो ग्रुप ऑन द गामा पोजीशन। अब यहाँ देखते हैं, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप व्हिच वी आर कंसीडरिंग। सो द कार्बन एडजेसेंट टू द फंक्शनल ग्रुप इज द अल्फा, द एडजेसेंट टू द अल्फा इज द बीटा, एट द एडजेसेंट टू द बीटा इज गामा। सो द अल्फा बीटा एंड गामा कार्बन आ चुके हैं हमारे पास, और गामा कार्बन के ऊपर जब अमीनो ग्रुप अटैच होगा सो दैट अमीनो एसिड विल बी कंसिडर्ड एज द गामा अमीनो एसिड। होप सो आपको यहाँ तक की बात समझ में आएगी। लेकिन एक छोटी सी बात मैं फिर कोट करूं कि आपने जो ये टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स बताई हैं, दीज आर अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ अमीनो ग्रुप। एक और तरह से हम क्लासिफिकेशन देखेंगे इसकी, हम बेसिकली उसे अल्फा अमीनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन कंसिडर करते हैं, लेकिन वो ओवरऑल अमीनो एसिड्स की हैं। इस वक्त जो क्लासिफिकेशन या इस वक्त जो टाइप्स बैन किए हैं वो है अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ अमीनो ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। बात यहाँ तक क्लियर होती है? इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। आप इस वीडियो को एक लम्हे के लिए पॉज कीजिएगा और पॉज करके यहीं पर इसको कॉपी डाउन अपने पास कर लीजिएगा। अच्छा तो बेटा हम कंसिडर करते हैं अपने पास आगे बात कर रहे हैं। अल्फा अमीनो एसिड्स इस वक्त आपके सामने लिखे हुए हैं। देखो अल्फा अमीनो एसिड्स के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि वी हैव डिफरेंट अल्फा अमीनो एसिड्स इन आवर नेचर जो अब तक डिस्कवर किए जा सकते हैं। मैं इसे कह सकूं कि ऑलमोस्ट 26, मैंने आपको इस वक्त एक रेट बताया था, 26 अल्फा अमीनो एसिड, डिफरेंट अल्फा अमीनो एसिड्स हैं एज फार एज जो मुझे पता है इस वक्त डिस्कवर किए जा चुके हैं और काम कंटिन्यूसली किया जा रहा है इनकी डिस्कवरीज के ऊपर आगे। अच्छा उन 26 में से मैं आपको बताता चलूँ, खास करके 20 ऐसे अल्फा अमीनो एसिड्स हैं,
20 ऐसे अल्फा अमीनो एसिड्स हैं जो कॉमनली हमारे पास मौजूद हैं, कॉमनली हम जो है वो उनको हासिल करते हैं, जो हमारे प्रोटीन्स के अंदर से हमें मिलते रहते हैं। अच्छा, जो 6 बाकी के बच जाते हैं वो ऐसे हैं कि बहुत स्पेशल टिश्यूज़ को बनाने के लिए, बॉडी के जनरेट आपकी बॉडी के बनाने के लिए जो प्रोटीन लगता है स्पेशल टिश्यूज़ को, उसके अंदर उन अल्फा अमीनो एसिड्स का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी जो 20 और नॉर्मली हमारी डाइट के साथ हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे कॉमन जो था वो ग्लाइसिन था आपके पास। वो ग्लाइसिन इस वक्त आपके सामने बोर्ड पर मौजूद है, उसका केमिकल फॉर्मूला आपके पास मौजूद है। मैं उसके बाद आपको एक छोटी सी बात कोट करता चलूं कि देखो अल्फा अमीनो एसिड्स, या कॉमनली मैं बात करूं इस वक्त अमीनो एसिड्स, तो इस वक्त ये अल्फा अमीनो एसिड्स जो हैं वो ओवरऑल अमीनो एसिड्स को जो है वो नॉमिनेट करते हुए, उन्हीं को प्रेजेंट करते हुए इस वक्त यहाँ लिखे हुए हैं। नॉर्मली अगर मैं बात करूं आपके पास, तो ग्लाइसिन एक ऐसा अल्फा अमीनो एसिड है, ये मतलब समझ लीजिए कि इट्स द ओनली वन अल्फा अमीनो एसिड व्हिच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब क्या होता है, यानी कि इसमें कायरल कार्बन नहीं है। हमने देखा था अपने पास कार्बोहाइड्रेट्स के टॉपिक के अंदर कायरल कार्बन के बारे में पढ़ा था, इसमें कायरल कार्बन नहीं है, क्योंकि देखिए पहला कार्बन तो ये है, इसी COOH के साथ जुड़ा हुआ, ये तो एक पूरा फंक्शनल ग्रुप है कंटिन्यू। फिर उसके बाद कार्बन ये आता है, ये कार्बन 2 हाइड्रोजन से अटैच है। कायरल कार्बन कौन सा वाला कार्बन होता है, जो कि एक ऐसा कार्बन जो 4 अलग अलग ग्रुप से अटैच होता है, that will be known as a chiral carbon. It does not contain a chiral carbon, so it optically inactive. बाकी सारे जो होते हैं वो सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं आपके पास। अच्छा, अब अल्फा अमीनो एसिड्स के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो आपके पास अमीनो एसिड्स के 3 नेचर निकल के आते हैं अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर। हम देखो क्लासिफाई करते हैं ना, तो अकॉर्डिंग टू समथिंग करते हैं, तो वी क्लासिफाई अमीनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर इनटू द 3 ग्रुप्स, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। मैं पहले एक जनरल स्ट्रक्चर बना लूं अल्फा अमीनो एसिड्स का, ताकि आपको जो है वो बात समझने में मेरी बड़ी आसानी रहेगी उससे। देखो अमीनो एसिड्स के अंदर बेटा अपना ये अमीनो एसिड है, मैं बाहर से किसी की बात नहीं कर रहा कि बाहर से कोई इन्वॉल्वमेंट करके कोई एसिडिक सब्सटेंस आएगा, कोई बेसिक सब्सटेंस आएगा, नहीं। मैं आपसे सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि ये जो अमीनो एसिड है इसके अंदर अपना एक एसिडिक मामला भी होता है और एक बेसिक सब्सटेंस भी मौजूद होता है, इसका अपना जाती तौर पे एक एसिडिक सब्सटेंस भी और एक बेसिक सब्सटेंस भी है। तो ये जो है ना, ये आपके पास एज एन एसिड काम कर रहा होता है, एज एन एसिडिक सब्सटेंस काम कर रहा होता है अमीनो एसिड के अंदर। और ये जो सब्सटेंस होता है ये आपके पास एज अ बेस काम कर रहा होता है अमीनो एसिड के अंदर। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जरा इन 3 क्राइटेरियाज के ऊपर, न्यूट्रल है, एसिडिक है और बेसिक है। तो न्यूट्रल कैसे होता है, हम जानते हैं कि अगर कभी भी मिसाल के तौर पे किसी सब्सटेंस के अंदर आप ऐसे देखें कि एसिड और बेस की तादाद बैलेंस है, तो वो न्यूट्रल कहलाता है। मतलब इसको मैं इस अंदाज से लिखूं, इफ NH2 एंड द COOH ग्रुप्स आर इन सेम, मैं लिख कर दिखा दूं आपको, इफ NH2 and COOH groups are in same quantity, मसलन like 1 and 1, एक, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे एक, तो ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है। So they are known as neutral amino acids। बात सिंपल सी है, न्यूट्रल कैसे होंगे, जब NH2 यानी कि अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दोनों की तादाद सेम होगी, आर इन द सेम क्वांटिटी। एक अमीनो एसिड ग्रुप के अंदर आपके पास ये दोनों सेम क्वांटिटी के अंदर पाए जाएंगे, तो समझ जाइए कि मामला बराबर है, बैलेंस चल रहा है। एंड इफ वी कंसीडर द एसिडिक थिंग, नाउ वी हैव एन एसिडिक थिंग, तो एसिडिक के अंदर एसिडिक कौन है, COOH है। मैं इसको इस अंदाज से लिख के दिखाऊं, दैट इफ द COOH group is much in quantity as compared to NH2 group, so this is the acidic amino
एसिड, एसिडिक अमाइनो एसिड। अब आपने देख लिया भैया एसिड की तादाद, एसिडिक सब्सटेंस जो है उसकी तादाद अगर ज्यादा है, एसिडिक पार्ट की तादाद अगर ज्यादा है तो ये एसिडिक अमाइनो एसिड कहलाएगा आपके पास। अब बात करते हैं जरा बेसिक की, तो बेसिक में क्या होगा, बेस पार्ट ये था ना, इफ द NH2 group is much in quantity as compared to COOH group, so this is called, क्या कहलाएगा ये कहलाएगा बेसिक अमाइनो एसिड। बात समझ रहे हैं मेरी, ये कहलाएगा बेटा बेसिक अमाइनो एसिड। अब कहानी क्या है, ये तीनों ग्रुप्स नॉर्मली जो हम डिफाइन करते हैं, ये हम डिफाइन करते हैं अमाइनो एसिड्स के हिसाब से। अब नॉर्मल जो अमाइनो एसिड्स हमारे पास पाए जाते हैं, उन अमाइनो एसिड्स को देखते हुए हम इन ग्रुप्स को डिफाइन करते हैं। और नॉर्मल अमाइनो एसिड्स में हम अल्फा अमाइनो एसिड्स को देख रहे होते हैं, जो अल्फा अमाइनो एसिड्स होते हैं जिन पे हम बात करते हैं। तो एक एक एग्जाम्पल मैं चाहूंगा कि इनकी हम लिख लेते हैं। आप न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक को तो लिख रहे हैं, मैं ऊपर से अल्फा अमाइनो एसिड को रब कर रहा हूं ताकि हम एक एक एग्जाम्पल इनकी जो है वो देख लेंगे ऊपर ही। सही भाई, न्यूट्रल की एग्जाम्पल तो क्या ही देनी है, न्यूट्रल की एग्जाम्पल तो आप सिंपली अपने पास देख सकते हैं, क्या होगी भाई, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन इज एन एग्जांपल फॉर द न्यूट्रल अमाइनो एसिड। उसके अंदर एक NH2 है, एक COOH है, तो इसके अंदर कोई ऐसा जितना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है आपके पास। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। इसमें कितने हैं भाई, 2 OH ग्रुप लगा देते हैं। नॉर्मली हम अपने पास COOH, CH2, CH और COOH, and now we have a formula which is NH2। अब आप देख रहे हैं आपके पास COOH की तादाद कितनी है, 1 2 ऐसे, और आपके पास NH2 की तादाद कितनी है, 1। तो किसकी तादाद ज्यादा है, एसिड की तादाद ज्यादा है, सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज द एसिडिक अमाइनो एसिड। नाउ वी हैव टू कंसीडर अ बेसिक अमाइनो एसिड, उसकी हम बात कर लेते हैं अपने पास। आइए देखते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं डिफरेंट कर दूं ताकि जगह कम होने की वजह से आपको बहुत क्लियरली जो है वो ये समझ में आ जाएगा मामला इसका। अब यहाँ पे बेसिक है तो तादाद किसकी ज्यादा होनी चाहिए, बेस की। अब आप देख रहे हैं 1 2 अमाइनो ग्रुप लगे हुए हैं और एक आपके पास लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, तो लाजमी तौर पे ये क्या कहलाएगा, बेसिक कहलाएगा। मैं नाम कोड कर दूं सबके ऊपर, ये आपका कहलाया न्यूट्रल, ये आपका कहलाया एसिडिक, हालांकि ये बिल्कुल एग्जैक्टली अपनी डेफिनेशंस के ऊपर हैं, और फिर ये कहलाया आपके पास बेसिक अमाइनो एसिड्स। तो इसको कोशिश कीजिएगा जल्दी से आप अपने पास फौरन से कॉपी डाउन कर लें ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी इसमें। अच्छा बेटा आगे चलते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है अमाइनो एसिड्स के अंदर ही, उसका नाम है ज़्वेटर-आइन ऑफ अमाइनो एसिड। देखो आपने एक चीज़ पढ़ी थी, पोलैरिटी आ जाती है किसी सब्सटेंस के अंदर। पोलैरिटी क्यों आती है, एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, कुछ इस तरह के मामला हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर पढ़े हुए हैं केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। उसी से थोड़ा सा सेंसिबल चीज़, रिलेटेबल चीज़ हमारे पास है। कहा जा रहा है अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल कंटेन्स अ COOH एसिडिक ग्रुप। हमारे पास अमाइनो एसिड में एक एसिडिक ग्रुप होता है जो होता है COOH,
एज वेल एज NH2। अब बेसिक ग्रुप आपके पास NH2 होता है, एक बेसिक ग्रुप। दो तरह के ग्रुप्स हैं, आप यहाँ देख रहे हैं, एक एसिडिक ग्रुप है, एक आपके पास बेसिक ग्रुप्स है। आपके बेसिक ग्रुप मौजूद है। अच्छा, एक साथ साथ एक छोटी सी चीज कोड करता चलो, आप देख रहे हैं N के ऊपर 2 डॉट्स लगे हुए हैं, जो यहाँ पर बता रहे हैं कि N के पास एक लोन पेयर मौजूद है इस वक्त, इलेक्ट्रॉन्स का एक लोन पेयर मौजूद है इस नाइट्रोजन के पास। होता क्या है, अमाइनो एसिड के अंदर इटसेल्फ एक एसिडिक सब्सटेंस भी है, एक एसिडिक ग्रुप भी लगा हुआ है और एक बेसिक ग्रुप भी लगा हुआ है, दोनों चीजें हैं। COOH group donates a proton, and what does this proton means? या प्रोटॉन न्यूक्लियस में से निकाल के दे दिया, ऐसी कोई कहानी नहीं। हम जानते हैं, हमने पढ़ा है लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट को, उसमें प्रोटॉन का जिक्र किया जाता है H पॉजिटिव के लिए। प्रोटॉन किसे कहा जाता है? H पॉजिटिव को कहा जाता है। तो COOH ग्रुप डोनेट करेगा एक H पॉजिटिव को, एंड NH2 ग्रुप बिहेव्स एज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। और उस थ्योरी के मुताबिक, लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के मुताबिक, आपके पास जो सब्सटेंस प्रोटॉन डोनेट करता है, मैं यहां पर लिख के बताऊं, प्रोटॉन डोनर, और एक सब्सटेंस है प्रोटॉन एक्सेप्टर। ये दो तरह की सब्सटेंसेस हैं। लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड थ्योरी कहती थी कि जो प्रोटॉन डोनर होते हैं वो होते हैं आपके एसिड, और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं वो होते हैं आपके पास बेस। तो क्या कहानी कुछ ऐसी है ना, COOH ग्रुप एसिडिक ग्रुप था, डोनेट्स अ प्रोटॉन निकाल देगा, एक H पॉजिटिव देगा, एंड NH2 ग्रुप्स बिहेव्स एज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर, यानी कि बेस की तरह काम करेगा। अमाइनो एसिड एग्जिस्ट एज अ डायपोलर आयन व्हिच इज नोन एज अ ज़्वेटर आयन। जब अमाइनो एसिड के अंदर ही आयंस जनरेट हो जाते हैं ना, आप देख रहे हैं इस COOH ने H पॉजिटिव को निकाल दिया, तो अब ये COO नेगेटिव बन गया, और वो H जो निकला था वो H पहुंचा यहाँ पर NH2 के पास, and it will become the NH3 which contains a positive charge and it will get a negative charge। तो एक कंप्लीट आयन था अमाइनो एसिड का, उसी के अंदर आपके पास दो तरह के आयन्स आ गए, तो उसे नाम दे दिया गया ज़्वेटर आयन का। एक जर्मन वर्ड है ज़्वेटर, नाम है उसका, जर्मन वर्ड ज़्वेटर है, उसके माने होते हैं टू आयन्स, तो इसीलिए इसे कहा गया कि डायपोलर आयन। डायपोलर, पोलर मतलब पोलैरिटी आ जाएगी, चार्जेस आ जाएंगे, डायपोलर दो तरह के चार्जेस है भाई, नेगेटिव भी है और पॉजिटिव। एक ही सब्सटेंस में, एक ही कंपाउंड के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के चार्जेस डेवलप हो गए, अंदर ही काम हो गया सारा, तो इसे कहा गया ज़्वेटर आयन, यानी कि दो तरह का आयन। अब इसकी वजह से हुआ क्या, क्योंकि डायपोलर है, पोलर नेचर आ रहा है इसके अंदर, ऐसी पोलर नेचर आने की वजह से अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो नेचुरली वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, इजीली ये वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। अच्छा, उसके अलावा क्या होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल नहीं हो पाते, ये वाटर में सॉल्युबल बहुत आसानी से हो जाते हैं। बात यहां तक आप मेरी समझ रहे हैं? अच्छा, नॉर्मली होता क्या है कि ज़्वेटर आयन बनने का एक टाइम पीरियड होता है, मतलब आपके पास ऐसा नहीं होता कि अमाइनो एसिड बन और बनते ज़्वेटर आयन बन गया, ऐसा नहीं होता। अमाइनो एसिड बनता है और फिर उसके बाद ज़्वेटर आयन में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। तो जब आप मिसाल के तौर पर किसी अमाइनो एसिड को ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर डालते हैं, उसका जो अमाइनो एसिड वाली फॉर्म है, नॉर्मल अमाइनो एसिड वाली फॉर्म, वो आपकी डिसॉल्व हो जाती है ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, क्योंकि वहां पर आप देख रहे थे नॉर्मली कोवलेंट बॉन्ड थे आपके पास। वो अमाइनो एसिड की जो सब्सटेंस है, वो अमाइनो एसिड जो था वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में डिसॉल्व हो जाता है, और जितना ज़्वेटर आयन बन चुका होता है वो रह जाता है। तो इसी तरह से अगर आप अमाइनो एसिड को पानी में डालते हैं तो जितना ज़्वेटर आयन बन चुका होता है वो सारा वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, और जो अमाइनो एसिड की कंडीशन में होता है वो सारा उस वक्त बच जाता है। तो ये टॉपिक था आपका ज़्वेटर आयन का। इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे, हमारे पास टॉपिक है, एक लम्हे के लिए इसको रोककर आप अच्छे तरीके से इसको पढ़ लीजिए और इसको कॉपी डाउन कर लीजिएगा। अच्छा बेटा, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम अपने पास, रोल ऑफ अमाइनो एसिड्स इन ह्यूमन बॉडी। देखो, अमाइनो एसिड्स हैं, सबसे पहले देखते हैं कि अमाइनो एसिड्स हमें मिलेंगे कैसे ना। हमने टॉपिक को देखा, हमने स्टार्टअप में प्रोटीन की बात की, स्टार्ट में मैंने बताया, दोबारा से उस बात को रिपीट कर रहा हूँ। देखो, हम खाने में बहुत सारी चीज़ें ऐसी खाते हैं जैसे कि मिल्क है, मीट है, हमारे पास चीज़ है, एग है, फिश है, इनसे मुझे बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। बात समझ में आती है? तो प्रोटीन हमें जब मिलता है, हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन पहुँचता है। आपको याद होगा चैप्टर के स्टार्ट में जब हम पढ़ रहे थे तो मैं आपको बैलेंस डाइट बता रहा था, उसमें मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स और फैट्स जो थे, उसके बाद मैंने आपको प्रोटीन्स, विटामिन्स लिखवाए थे और उनके नीचे लिखा था कि ये वेलफेयर हैं।
बेसिकली ये एसेंशियल थे कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, और वो वेलफेयर में आपके पास थे। तो वेलफेयर कैसे कि मददगार साबित होंगे, इस वक्त मदद करेंगे। अब देखते हैं उनकी मदद कैसे होती है। कहा जा रहा है when food which contains protein is taken, एक ऐसा खाना जिसमें प्रोटीन मौजूद है, जैसे कि आपने फिश खा ली विच इज हाई इन प्रोटीन, तो आपने एक ऐसा खाना खाया जिसमें प्रोटीन मौजूद है। मेनी एंजाइम्स एक्ट ऑन प्रोटीन्स एंड हाइड्रोलाइज इट। अब हम जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर बेतहाशा किस्म के अल्लाह ताला ने एंजाइम्स रखे हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो वो एंजाइम्स हमारे उस खाने को बिल्कुल डाइजेस्ट करने में मदद दे रहे होते हैं। हमें जो है वो उसके अंदर से प्रोटीन्स, मतलब हम सोचते हैं यार कि मैंने खाना खाया उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, तो पेट को कैसे पता कि कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ हैं तो उसको उसकी जगह पे भेज दो, प्रोटीन्स कहाँ उसको उसकी जगह पे भेज दो। दैट्स नॉट पॉसिबल। एक्चुअली होता क्या है कि एंजाइम्स वर्क करते हैं और पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को अपने हिसाब से हाइड्रोलाइज करते हैं, और वो पर्टिकुलर एंजाइम होते हैं जो पर्टिकुलर काम करते हैं। जैसे अमाइनो एसिड्स बनाने के लिए कुछ पर्टिकुलर एंजाइम्स होते हैं। कहा जा रहा है आफ्टर आपने क्या किया, एंजाइम्स ने काम किया और उनको हाइड्रोलाइज कर लिया कंप्लीटली इनटू अमाइनो एसिड्स। अब पहले क्या चीज आई थी आपके पास आया था मेरा बेटा प्रोटीन, अब वो कन्वर्ट हो चुका है अमाइनो एसिड्स के अंदर। आफ्टर हाइड्रोलाइसिस द ब्लड रिसीव्स द अमाइनो एसिड बाय द एब्जॉर्प्शन थ्रू द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। अब आपका जो इंटेस्टाइन है उसकी जो वॉल्स हैं उसके अंदर से ब्लड ने इस अमाइनो एसिड को एब्जॉर्ब कर लिया है एंड कैरीज देम टू सेल्स, और ब्लड सेल्स के अंदर अमाइनो एसिड चलना स्टार्ट हो गया है। Where one of the following three things may happen, इन तीन कामों में से कोई एक काम होता है उस प्रोटीन के साथ ना, मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि हमें नहीं पता कौन सा काम होता है पर इन तीनों में से शायद ऐसा नहीं है, ये तीनों काम हो सकते हैं एक वक्त में आपके पास सिर्फ एक ही काम हो रहा होता है। तो बताया जा रहा है कि सबसे पहले द अमाइनो एसिड मे बी सिंथेसाइज्ड बैक इनटू द बॉडी प्रोटीन। अब बॉडी आपकी जज करेगी, देखिए अल्लाह ताला की कुदरत क्या है कि इंसानी जिस्म अपने आप को खुद जो है वो हील करता है, खुद बेहतर बनाता है। बॉडी आपको जज करेगी क्या इस वक्त मुझे प्रोटीन की नीड है, क्या मुझे बॉडी के अंदर प्रोटीन की ज़रूरत है। तो अगर प्रोटीन की ज़रूरत है तो ये अमाइनो एसिड वापस से जनरेट कर लेगा, क्या प्रोटीन जनरेट कर लेगा बॉडी के अंदर। अगर प्रोटीन की नीड नहीं है, ऑक्सीडेशन में टेक प्लेस टू प्रोवाइड द एनर्जी। आप गहरी सांस लेते हैं, आपको बहुत अच्छा फील होता है, यूल फील सम एनर्जी इन योर सेल्फ। आप अच्छा खाना खाते हैं, यूल फील एनर्जी। तो उसके अंदर क्या होता है कि आपके खाने के अंदर जो रिजाइंस हैं, आपके खाने के अंदर जो जो चीज़ें मौजूद थी, जो बायोमॉलिक्यूल्स मौजूद थे, वो कन्वर्ट हो रहे होते हैं एंड दे विल प्रोवाइड यू सम एनर्जी। तो ये अमाइनो एसिड भी ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से गुजरेगा एंड इट विल गिव अस सम एनर्जी फॉर अ बॉडी। अगर ये दोनों काम नहीं होते, तीसरा कौन सा काम है, इफ द डाइट इज लो इन कार्बोहाइड्रेट, यानी कि मैंने जो खाना खाया वो प्रोटीन्स में तो बहुत हाई थी लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स नहीं थे। मैंने बताया ना कि हमारी बॉडी को सब चीज़ों की जरूरत है, यानी कि मेरी बॉडी में जो मैंने खाना खाया उससे मुझे कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का एक डेली जो इनटेक था वो नहीं मिल सका, मुझे प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा मिल गए। तो प्रोटीन्स एक्सेस में उसका क्या होगा, प्रोटीन्स आए होंगे क्या, नहीं। तो कहानी में क्या कह रहा है, इफ द डाइट इज लो इन कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स बॉडी प्रोटीन्स may be transformed into either of these, यानी कि आपकी बॉडी में जो प्रोटीन आया ना इस वक्त एक्सेस बेटा, वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, या तो वो कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा या वो कन्वर्ट हो जाएगा फैट्स में, और यूज्ड टू मेक हार्मोन्स एंड अदर बॉडी नेसेसिटीज। और बॉडी के अंदर जितनी ज़रूरियात हैं, कोई हार्मोन्स जनरेट करने हैं, कहीं पर टिश्यूज़ को हील करना है, कोई स्किन को हील करना है, आपकी हेयर ग्रोइंग है, ये तमाम नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए आपका प्रोटीन जो है वो मैदान में उतर आता है। तो खैर ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टॉपिक था बेटा अमाइनो एसिड्स का। होप सो आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। तो अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पे बात कर लीजिएगा या वीडियो पे बता दीजिएगा मुझे। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।